अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है। जो काम थे वो सुबह के शुरू हो जाते हैं और उनको कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी निपटा लिया जाए। मेरी भी जो सुबह है शॉकिंगली आई थिंक इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू विद सुबह जो होती है ना, उसका रात की नींद से बहुत ज़्यादा सुबह का अच्छा होना या ना होना, और आपके फिर उसके सबसेक्वेंटली आपके दिन का पूरा वो होता है ना रिदम, उसका भी अच्छा होना या ना होना। आई थिंक इट्स ऑल रिलेटेड, इंटरलिंक टू स्लीप। तो आई गेस अगर नींद अच्छी मिली हो तो फिर सुबह भी अच्छी होती है, सब कुछ ही अच्छा लगता है, सब कुछ सुहाना लगता है। मेरे पास जो आज का शो है, हम लोग जिस बारे में बात करेंगे, आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज ये वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स हम लोग इसके ऊपर थोड़ी कम बात करते हैं, करना नहीं चाहिए ऐसा। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए और हमारे मुल्क में स्पेशली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। और बात हो रही है आज अडॉप्शन के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, लीगल डूज़ एंड डोंट्स क्या है अडॉप्शन के बारे में, कितना डिफ़िकल्ट है, कितना आसान है, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू अडॉप्ट अ चाइल्ड। तो वो बच्चा क्या किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह आपको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इसके अंदर जो है लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिकॉज मैंने भी 2-3 दफ़ा दिस इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी फॉर। तो आई हैव ऑल्सो थॉट अबाउट वांटिंग टू अडॉप्ट एंड जस्ट इंक्रीजिंग माई फैमिली दैट वे। सो समथिंग दैट आई विल ऑल्सो बी लर्निंग आप लोगों के साथ ही। मुझे भी आज सीखने को मिलेगा, हम लोग मिलकर सीखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या नहीं है, और क्या ये आपके लिए सही फ़ैसला है। आप इस सारे की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ ये बाद ये फ़ैसला ले सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ऑब्वियसली टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ। पहली जो कहानी है, जो टॉप स्टोरी है, वो बेसिकली है कि कामयाब जवान स्किल्स एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हुकूमत की जानिब से। बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप इसके लिए अप्लाई करें। मैं आपको बताती हूँ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्पेशल असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर के हैं फॉर यूथ अफेयर्स उस्मान डार ने, उन्होंने इसको अनाउंस किया है सैटरडे को। उन्होंने कहा है कि इसको रजिस्टर करने के लिए एक स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम है जो कि कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर के नीचे है। इसमें से बेसिकली 60,000 नौजवानों को 250 कोर्स 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को ये बोला है कि अपने आप को डेफिनेटली, यूथ को स्पेशली अर्ज किया है कि अपने आप को रजिस्टर। इसके अंदर बेसिकली आपको नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की जानिब से 3 से 6 माह तक के फ्री कोर्सेज़ दस्तियाब होंगे जो कि रिकग्नाइज्ड होंगे। सो दैट्स समथिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि अगर आप कोई भी ये पर्टिकुलर कोर्सेज़ करते हैं तो वो रिकग्नाइज्ड कोर्सेज़ होंगे, यानी कि आप उस एजुकेशन के साथ कुछ कर सकते हैं, उस पर नौकरी ले सकते हैं उसकी बेसिस के ऊपर। स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो ऑलरेडी दी जा चुकी है 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों को, और इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न फील्ड्स के अंदर दी गई है। अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो आपने बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। आपने विज़िट करना है कामयाब जवान प्रोग्राम या नेशनल NAVTTC जो बेसिकली है नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। बेसिकली आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपनी डेट और रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने हैं, और फिर क्लिक करना है सेव और सबमिट का बटन। मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो कम से कम एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, 18 से 35 साल के दरमियान की उम्र होनी चाहिए, और आपके पास कोई और हुकूमती
बेसिकली स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप अगर ना हो, तो अगर आपकी 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मीट करते हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आई रियली इनकरेज पीपल कि करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि हमारे प्रोविंस सिंध की जानिब से है। बेसिकली हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, उन्होंने अनाउंसमेंट ये करी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यानी कि हकूमती एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं हुकूमत के इदारों के अंदर, अगर वो फेस मास्क के बग़ैर पकड़े गए तो बेसिकली उनको फ़ाइन होगा। और वो फ़ाइन किस तरह लागू होगा कि उनकी तनख्वाहों में से पैसे कटेंगे। हुआ कुछ ऐसा है कि नाजरीन, कराची का जो पॉजिटिविटी रेशो है वो संडे तक, इतवार तक 40% से ज़्यादा हो गया था। एंड जब आपका पॉजिटिविटी रेशो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है और उसको कोई रोकने का सीन नहीं नज़र आ रहा, एंड लॉकडाउन एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हम सब लोग आपस में वी ऑल कम टू द डिसीजन कि इट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। तो आई थिंक दे ट्राइंग टू टेक एज मैनी मेजर्स एज पॉसिबल। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब लोगों की कि अगर आप हुकूमती एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं, आप लोगों को फेस मास्क हर वक्त पहन के रखने चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अगर वैक्सीनेशन करा लिए तो बूस्टर के अगर आप बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं तो बूस्टर लगवा लें। अभी तक ये वाली जो चीज़ें हैं हम लोगों ने करी नहीं हैं, और इतनी सारी जो शादियाँ और जो दिसंबर और जनवरी का जो वेडिंग सीज़न गुजरा है, इसने बेसिकली बहुत सारी ख़राबियाँ करी हैं। तो वी नीड टू फिगर आउट कि इसको जल्दी किस तरह जल्द से जल्द सही किया जा सकता है। इसी के साथ नेटफ्लिक्स जो है वो एक बहुत पॉपुलर मीडियम बन चुका है एंटरटेनमेंट की जानिब से। हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। और नेटफ्लिक्स ने भी हर चीज़ की तरह एक अनाउंसमेंट करी जो कि मैं आपको दुख के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो कि हमारे ऊपर कितना रुपये में इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे डॉलर्स के अंदर पता है इस वक्त। बेसिकली नेटफ्लिक्स ने अनाउंसमेंट करी है कि वो अपने पैसे जो हैं बढ़ा रहे हैं 15 जनवरी से। और पैसे कहाँ से बढ़ रहे हैं कि बेसिकली अगर आप यूएस से इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो तकरीबन $10 बन जाएंगे महीने के बेसिक प्लान के लिए। $9 पहले होते थे, वो 10 हो गए हैं। 15 से जो HD वाले पैकेजेस थे वो बेसिकली $19 पे चले गए हैं, और जो 13 वाले थे वो $17 पे चले गए, $18 पे चले गए। तो बेसिकली काफ़ी बड़े बड़े जंप्स आए हैं। और ये भी बताती चलूँ कि ये जंप्स अक्रॉस द बोर्ड पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर फील किए जाएंगे। एक स्टडी हुई है, और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट रिसर्चर्स हैं, उनका कहना ये है कि नेटफ्लिक्स इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि बेसिकली एवरस्कोर के ISI एनालिस्ट हैं मार्क महेनी, इनका कहना ये है कि नेटफ्लिक्स अपना ख़ुद प्राइस सेट कर सकता है। क्योंकि नेटफ्लिक्स जब शुरू हुआ था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कितने डॉलर से शुरू हुआ था? 2014 में $8 से शुरू हुआ था, और उसने जंप करके, अब मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि 8 से ये $20 का हो गया। सारे के सारे लोग खुशी खुशी ये पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब नेटफ्लिक्स अपनी प्राइसेस सेट कर सकता है। जो यूज़र्स हैं डिस्पाइट प्राइस इंक्रीज़ के, वो फिर भी नए यूज़र्स आ रहे हैं। तो आई गेस देव गॉट अ हिट ऑन देयर हैंड्स। इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान आ चुके हैं, मौजूद हैं। मैं आपसे उनकी बातचीत कराना चाहती हूँ, तो चलते हैं जल्दी से व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब। ये फाउंडर और चेयरमैन हैं अखुवत के, जो कि पाकिस्तान का पहला इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस को आप बताइए अपने अल्फाज में कि अखुवत है क्या? जी देखें, अखुवत बज़ाहिर एक अदारा है, लेकिन
हकीकत में ये एक तसव्वुर और एक नजरिए की नुमाइंदगी करता है। वो तसव्वुर और नजरिया है मुवाफ़ात मदीना, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बाहैसियत शख्स एक कमज़ोर शख्स को अपना दोस्त बना ले, तो इस बाहमी मोहब्बत के इस तसव्वुर के तहत एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सकता है। यानी अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में 50% लोग हैव्स हैं और 50% हैव नॉट्स हैं, तो उनके दरमियान अगर ये मवासात का रिश्ता बन जाए तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अब इस नज़रिए को हमने अमली शक्ल में ढालकर अखुवत नामी अदारा बनाया, जिसका मकसद ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें, एक फंड कायम करें जिसमें हैव्स कुछ रकम सदकात, अतियात, डोनेशंस के तौर पे दें। हम उस फंड के कस्टोडियन हों और हम उस फंड को गरीब लोगों में माइक्रो फाइनेंस या छोटे कर्जों की सूरत में दें, जिससे वो अपना कारोबार करें और उसके बाद गुर्बत से निकलें और वो पैसा वापस फंड में आए, फिर किसी और को मिल जाए। यानी एक बेहतर समाज की तश्कील के लिए छोटे कर्जों के जरिए से काम करने वाला अदारा, इसका नाम अखुवत है और इसकी जो फिलोसॉफिकल और नजरियाती बुनियाद है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है मवाफ़ात का। ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताइए कि इस साल आपके इदारे को एक एशिया का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अवार्ड्स एंड एवरीथिंग असाइड, आई एम वेरी बाय द वे कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, बट उसके अलावा मुझे ये बताइए कि कितना मुश्किल था ये सफ़र आप कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तय करना, लोगों को कन्विंस करना, कितना एक डिफ़िकल्टीज़ क्या थी? जी, आपका इस एजाज़ के हवाले से मुबारकबाद का शुक्रिया, लेकिन आप यकीन कीजिए हम और हमारे अदारे के लोग दुनियावी एजाज़ात के लिए ये काम नहीं करते। ये एक फ़र्ज़ है, ये एक ज़िम्मेदारी है और ये एक उस दिन की तैयारी के लिए काम है जब अल्लाह ताला अपने मखलूक से पूछेगा कि तुम्हें मैंने जो वसाइल दिए वो किस तरह खर्च हुए। तो ये दुनियावी कोई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है हर आदमी को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि इखलास के साथ सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए काम किया जाए। दूसरा सवाल आपने कहा कि सफ़र कितना मुश्किल था, तो ज़ाहिर है सफ़र तो हर मुश्किल होता है। आप घर से निकल के देखें तो कई रास्ते के नशे व फराज हैं जो आते हैं आपको मंजिल तक पहुंचने से पहले। माली वसाइल की कमी और लोगों की उसमें ह्यूमन रिसोर्स की कमी, और फिर उसके बाद बहुत सारी और लोगों के शकूक व शुबहात, और फिर वो वसाइल को इकट्ठे करने के बाद तकसीम करने के अमल में शफाफियत, और फिर लोगों से उस रिकवरी को वापस लेना। तो ये सारी की सारी मुश्किलात। बिल्कुल, और इन मुश्किलात को आपने बहुत ही खुश उसलूबी से गुजारा है। आई एम वेरी हैप्पी, ये डिस्कशन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें से बहुत सारे लोग हमारी इस डिस्कशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़िलहाल जा रही हूँ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी। डॉक्टर मोहम्मद से जानेंगे कि अगर आप किसी को जानते हैं जो कि बेसिकली इस सहूलत से इसको ट्राई करना चाहते हैं तो वो किस तरह हो सकता है, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब हैं, ये बेसिकली फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं अखुवत के, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का इदारा है जहाँ से आप इंटरेस्ट फ्री लोन्स ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अगला जो मेरा सवाल है वो यही है कि नाज़रीन को आप बताइए कि इस वक्त अखुवत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ये इदारा है जो कि कर्ज़ा ये कर्ज़ा देते हैं विदाउट इंटरेस्ट। आप मुझे बताएं कि कितने शहरों में पाकिस्तान के ये कहाँ मुयस्सर है सर्विस? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 शहरों में हम काम कर रहे हैं और हमारी कोई 850 के लगभग दफातर हैं और हमारे कोई 4500 से ज़्यादा कारकुन सुबह शाम
उन दफातर के ज़रिए से उन इलाकों में बसने वाले लोगों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आपको कारोबार के लिए कुछ माली वसाइल दरकार हैं तो आप हमारे दफातर से रजू करके छोटे कर्जे ले सकते हैं। हम पाकिस्तान के चारों सूबों में मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और इसमें कोशिश हमारी ये है कि इसमें और इजाफा हो, क्योंकि अभी बहुत सफ़र बाकी है। बहुत सारे सैकड़ों और बस्तियां और कस्बे और छोटे शहर हैं जहां जाकर हमें माली वसाइल को उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें आम तौर पर बड़े बैंकों से छोटे कर्जे नहीं मिल सकते। तो ये एक तवील सफ़र है, अभी तो बहुत दूर है इसकी मंजिल। नहीं, मगर अभी तक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सर मुझे ये बताएं कि मेरे पास कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं कि आपने अखुवत ने बेसिकली 3 मिलियन से ज़्यादा ख़ानदानों के अंदर 16.8 अरब रुपए जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए, मगर आपका रिकवरी रेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% यानी कि तकरीबन टोटल आपका रिकवरी रेट है। ऐसा कैसे है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? देखिए, 160 अरब रुपए की रकम 40 लाख खानदानों में तकसीम करना एक मामूली काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी कामयाबी की वजूहात की यह रकम वापस क्यों आती है, वो एक तो अल्लाह ताला की रहमत है कि हम बगैर सूद के काम करते हैं और उसकी रजा के लिए काम करते हैं, और ऐसा कोई काम जिसमें नीयत अच्छी हो उसमें कामयाबी तो फिर कुदरत की तरफ से ज़रूर मिलती है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को हम कर्जे देते हैं वो पाकिस्तानी हैं, ज़िम्मेदार हैं और काबिल एतमाद हैं। ये एक गलत तासर दिया गया है कि हम खुदा न खास्ता को बददियानत कौम हैं। अगर आप लोगों से मोहब्बत करेंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी, अगर आप लोगों पर जुल्म सितम करेंगे तो फिर उनकी तरफ से एहतजाज होगा। तो हमारी जो तर्ज अमल वो यही है कि हम किसी को कर्जा जब देते हैं तो ये कहते हैं कि भाई कर्जा तो एक रास्ता है, असल में हम तुम्हारे साथ मवाखात के रिश्ते के तहत भाईचारा बना रहे हैं। तो हम उस ख़ानदान को अपना बनाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम मखूबत हो और अब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। तुम्हें कर्जा जो मिला वो कल जिसको मिला था उसने वापस किया तो मिला, अब तुम वापस करोगे तो तुम्हारा कोई और भाई जो मुंतजर बैठा है उसको मिलेगा। यानी ये सिर्फ कर्जा देने का प्रोग्राम नहीं है बल्कि इखलाकी और समाजी तरबियत का पहलू भी इसमें है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी, और भी कई छोटी वजूहात हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन IT सिस्टम है, मॉनिटरिंग करते हैं, लोगों को कारोबार की निगरानी की जाती है और फिर उन लोगों को ये भी एक कशिश होती है कि आपने रकम वापस की। अगर हमने 40,000 या 50,000 कर्जा लिया, अच्छा कारोबार किया, वक़्त पे वापस की, तो फिर हमें कारोबार में इजाफे के लिए 60, 70, 80 हज़ार मिलेंगे। तो लोग इस मौका को खोना नहीं चाहते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे बताएं कि मिनिमम और मैक्सिमम एक तो क्या रकम है जो लोग हासिल कर सकते हैं, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? किस तरह का कोई बिज़नेस की नौयत है कि किसी स्पेसिफिक टाइप का बिज़नेस होना चाहिए, या आप बहुत एक वाइड वैरायटी ऑफ लोगों को ट्रीट करते हैं? जो तो हमारे अपने वसाइल हैं उसके तहत तो हम 1 लाख रुपए तक के छोटे कर्जे। अच्छा, थोड़ी सी मेरे ख्याल में और मसला आ गया। ये आप जिस तरह सुन रहे थे, बेसिकली अखुवत जो है ये एक ऐसा इदारा है जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन फराहम करता है बहुत सारे लोगों को। अब तक इन्होंने एक स्टैगरिंग नंबर ऑफ लोन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एंड व्हाट्स रियली इम्प्रेसिव टू मी इज़, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी है कि इन्होंने जो लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों ने वो उनको वापस दिया और टाइमली फैशन में दिया। यानी कि रिकवरी रेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का, इनफैक्ट इतना अच्छा रिकवरी रेट तो शायद बैंकों का भी नहीं होता जो कि सूद का कर्जा देते हैं। तो इतना अच्छा रेट होने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली नॉट ऑल इज़ लॉस्ट इन सोसाइटी। मुझे ये सुन के इस तरह की बातें बड़ा दिल बड़ा हो जाता है ये जान के कि हमारे मुल्क के अंदर एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉबली रिस्पॉन्सिबल हैं और इस तरह की किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे। बिकॉज एट द एंड हम लोग एक ऐसे आई थिंक दौर में रह रहे हैं, ऐसा टाइम है शायद कुछ कि हर चीज़ को बहुत एक स्केप्टिकल नज़र से देखते हैं, स्केप्टिकल निगाह से देखते हैं।
तो अखुवत बेसिकली ये प्रोग्राम्स रन कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ बाय द वे कि हमारे साथ डॉक्टर साहब आ गए हैं या अभी नहीं आए। हेलो, अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम कोई कर्जा ले सकता है। जी, मैंने आपको अर्ज किया थी कि हमारे प्रोग्राम के तहत जो फाइल हमारे पास है 1 लाख रुपए तक का अपर लिमिट होती है, और कोई भी शख्स जो छोटा कारोबार करने की सलाहियत रखता है, कोई साइकिल पंक्चर है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर है, कोई लकड़ी का काम है, फर्नीचर का काम है, ग्रोसरी शॉप है, कोई रेडी है, कोई औरतें घरों में पार्लर बनाती हैं, सीना परोना, बहुत सारे 150 के करीब ऐसे कारोबार हैं। लेकिन हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हमारे तवस्सुत से हुकूमत की रकम जो है वो इन लोगों तक पहुंचेगी जो कारोबार करना चाहते हैं। तो ये रकम जो है इसकी हद बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। इसमें किसानों को कर्जे भी दिए जाते हैं और घरों की तामीर के लिए भी 20 लाख रुपए तक के कर्जों की एक जो है स्कीम को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत नेफ्डा नामी एक बहुत बड़ा अदारा बनाया गया है जो नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी है, तो उसके तवज्जुह से बन रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम एक ऐसा सोशल इशू के ऊपर बात करेंगे, कैसी ज़िंदगी के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर, एंड एज अ रिज़ल्ट अ लॉट ऑफ पीपल आर हेजिटेंट टू टेक दैट पर्टिकुलर स्टेप। वो स्टेप लेने से बहुत सारे लोग कतराते हैं कि हमें नहीं पता क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ट्राइंग टू एजुकेट एवरीबडी हेयर। हमारे साथ हमारे दो बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। हमारे साथ ज़िया अहमद अवान हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, फाउंडर हैं मददगार हेल्पलाइन के, फॉर्मर मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और सिंध बार काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ आलिया सारिम बर्नी हैं, आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे काम करती हैं और हम इनको अक्सर बुलाते हैं इनसे बातचीत करने के लिए ताकि हमें अच्छी नसीहतें मिल जाएं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। दोनों से पहला सवाल, अडॉप्शन एक ऐसा सोशल इशू है जिसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप दोनों से क्विकली और ज़िया साहब से आपसे इनफैक्ट थोड़ा सा इन पर्टिकुलर, पाकिस्तान में इस वक्त जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसका क्या नज़रिया है अडॉप्शन के ऊपर? देखिए, अडॉप्शन एक वाकई आपने जो बात की कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है जी, और इसको लोग समझते भी बहुत कम हैं और उसमें इनिशिएटिव लेते हुए भी थोड़ा सा घबराते हैं। बिल्कुल। लेकिन एडॉप्शन आज से नहीं है, हमेशा होता रहा है। राइट। और ये एक वे ऑफ लाइफ है हमारा। हमारी जो फैमिलीज़ में जब बच्चे यतीम हो जाते हैं या ऑर्फनेजेस में जो बच्चे हैं, इनके आलिया भाभी के पास जो है जो बच्चे आ रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उनको शेल्टर की भी ज़रूरत होती है। और ये लोग फरीज़ा भी समझते हैं कई दफ़ा, उसमें नेगेटिविटी भी है कुछ हद तक 10%, लेकिन 90% लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और वो हो रहे हैं। आप उनको कानूनी शक्ल दें या ना दें, कोई कहेगा दूध पीती बहन, दूध पीता भाई, ठीक है ना, ये भी एक एडॉप्शन का पार्ट है। फिर इसके अलावा ये कि लोग अपनी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, कभी चचा के बच्चे, इस तरह मुख्तलिफ। अब जैसे अर्थक्वेक आया था तो आपको पता है कि 2007 का जो अर्थक्वेक था उसमें हज़ारों बच्चे यतीम हो गए, उनके माँ बाप नहीं थे, तो उनको फिर उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं उन्होंने, जो हमारे लिए बड़ी एक ब्लेसिंग की बात है पाकिस्तान में, जो हमारा कल्चर है कि एक्सटेंडेड फैमिली खड़ी हो जाती है, तो उन्होंने उनको अडॉप्ट किया। तो अब अडॉप्ट करने फिर आपको कई दफ़ा लीगल
चीज़ों की ज़रूरत होती है। That's exactly what I'm trying to ask. आलिया भाभी, आपके पास जो लोग आते हैं कि कोई कि कन्फ्यूजन है, हमने अडॉप्ट तो करना है, हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, मगर मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग क्या क्या सर्विसेज फराहम करते हैं ताकि वो एक स्मूथ प्रोसेस हो? लीगल चीज़ हमेशा 100% करनी चाहिए, ठीक है। और सारिम बनी ट्रस्ट की स्पेशलिटी है कि लीगल टीम है, तो हम हर दफ़ा लीगल चीज़ों को, जब लोगों को नहीं पता था, अब तो बहुत अवेयरनेस है, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव हो गई है और लोग भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह समझदार हो गए, हम तब भी लीगल प्रोसेस करते थे। बात इतनी सी है कि दो चीज़ें समझ लीजिएगा कि एडॉप्शन में और गार्डियनशिप में फ़र्क है। हमारे मुल्क में गार्डियनशिप है, एडॉप्शन जब बच्चा बाहर जाता है तब उसको कहते हैं, लेकिन दोनों सूरत में आपने बच्चे की ज़िंदगी बनानी है, उसको बेहतर चीज़ें सहूलत आपने उसको फराहम करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ एडॉप्टेड क्यों नहीं है तो जायदाद में हिस्से नहीं मिलते, यानी जिस शख्स ने एडॉप्ट किया है, लफ्ज़ बार बार एडॉप्ट इसलिए कि लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता। एडॉप्शन में जैसे बाहर जाते हैं या और भाई और मज़ीद तफसील से बताएंगे, उसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर अल्लाह ना करे जिसने लिया है बच्चा वो इंतकाल कर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी चीज़ों में उसके लिए सब चीज़ें मौजूद होंगी। गार्डियनशिप में जैसे हमारे मुल्क में हमारे मज़हब के हवाले से इसकी गुंजाइश नहीं है कि जायदाद में हिस्सा मिले उसके मरने के बाद, तो वो अपनी ज़िंदगी ही में उसको दे दे जो उसने चीज़ें देनी है। दूसरी बात, एक कॉम्प्लिकेशन बता दूं, हमारे यहाँ जो लेके जाते हैं गार्डियनशिप में वो बहुत अच्छे माँ बाप होते हैं, कई दफ़ा कुछ केसेस हैं जिसमें नहीं भी होते, लेकिन मेजॉरिटी में वो अच्छे होते हैं। ये इदारे की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ें देख के और फिर करें। तो उसमें क्या होता है कि जो उनके लवाकिन होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर इनकी अपनी औलाद नहीं है और ये किसी को ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, इनके इंतकाल के बाद सब कुछ हमें मिलेगा, तो वो एक दुश्मनी का आंसर है। तो समझदारी से ज़रा देखें। ऐसे सोशल इश्यूज जो हैं और बहुत सारे जो सवालात हैं इस वक्त हम लोग जानेंगे। लीगल अडॉप्शन और ये गार्डियनशिप, अभी इन्होंने एक दो लफ्ज़ ऐसे कह दिए हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है ये जानेंगे हम ज़िया साहब से, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे ज़ियावान साहब बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, और बराबर में उनके बैठी हुई हैं आलिया सारिम बनी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बात हो रही है आज अडॉप्शन के बारे में। बहुत एक ज़रूरी सब्जेक्ट है, एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अभी आलिया भाभी ने ब्रेक से पहले गार्डियनशिप का जिक्र किया और अडॉप्शन का जिक्र किया और कहा कि ये दो एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसके ऊपर लीगल थोड़ी सी लाइट जैसा साहब आप ज़रा शेड करें। देखिए, इसको उर्दू में लय पालक भी कहते हैं। ठीक है, जो लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं या लय पालक बच्चे कहलाते हैं कि तो वो उसमें हमारे यहाँ जो है वो एडॉप्शन पे अभी तक कोई लॉ बना नहीं है, ठीक है ना। एडॉप्शन हो रही है लेकिन वो किस फॉर्म में हो रही है उसका एक जो उसको अगर लीगल कवर देना होता है तो फिर उसके लिए कोर्ट में हमारे जो गार्डियन वार्ड एक्ट है, एक लॉ है जिसमें बच्चों की कस्टडी को रेगुलेट किया जाता है। सही, ठीक है ना। तो उसके तहत उसमें गार्डियनशिप का भी एक प्रोविज़न है जिसमें लोग अपनी गार्डियनशिप छोड़ देते हैं, या उनके गार्डियन अगर माँ बाप नहीं है तो फिर जो भी उनको लुक आफ्टर करने वाले लोग हैं, दे गिव नो ऑब्जेक्शन। लाइक मे बी अगर इनके सेंटर पे कोई बच्चा है, सारिम बनी ट्रस्ट में अगर कोई बच्चा है और उसको एडॉप्शन में जाना है तो इनकी तरफ से भी एक वो लेटर जाएगा कि जी हम एग्री करते हैं, क्योंकि ये अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है जब ये पूरी कर लेते हैं कि भाई ठीक है ये जिसको हम दे रहे हैं वो बच्चा सेफ़ है। लेकिन अब वो गार्डियनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो कोर्ट ग्रांट करती है। कोर्ट ग्रांट करने में अब बहुत कॉशियस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से बच्चों के एडॉप्शन कर लेते हैं और उसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन सारी चीज़ नेगेटिव नहीं है। एडॉप्शन इज़ अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आप किसी ऐसे बच्चे को जो यतीम है, किसी शेल्टर में है, या उसका कहीं उसका लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है और उसको कोई माँ बाप बनने के लिए तैयार हैं उसके, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती अगर उसमें नेकी शामिल हो। लेकिन बात यह है कि उसमें आपको आपकी कोई ऐसी गवर्नमेंट की कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जो उसको बाद में लुक आफ्टर कर सके।
बाद वाला जो इशू है वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फॉलो अप। जी हाँ, और बहुत सारे मुल्क जो है, जब जैसे बताया आलिया भाभी ने कि भाई बहुत सारे मुल्कों में जब लोग अपने इस तरह अडॉप्टेड चिल्ड्रन को लेके जाना चाहते हैं तो एम्बेसी उनसे गार्डियनशिप मांगती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ लॉ नहीं है। अगर हमारे यहाँ जिस दिन अडॉप्शन पे लॉ बन गया, और इस पर हम बहुत जद्दोजहद भी कर रहे हैं, हम उलमा से भी बात करते हैं, हम पार्लियामेंटेरियन से भी बात कर रहे हैं कि भाई इस पर एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली लॉ, वी नीड टू हैव अ फुल अथॉरिटी ऑन दिस, ठीक है ना, कि वो उसको बच्चे की लाइफ को बाद में फॉलो अप कर सके। वो फिर मैं आपको उसके बता सकता हूँ कि क्या उसके रिप्रकशंस होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमारा जो गार्डियनशिप है दैट इज़ नाउ अवेलेबल, बट अदरवाइज हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। ओके आलिया भाभी, ये जानते हुए कि कोई सिस्टम नहीं है, फिर भी जिस तरह भी बात करी ज़िया साहब ने भी कि बहुत सारे लोग फिर भी आते हैं, आप लोगों का एज यू नो लाइक अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी क्या सिस्टम है टू सॉर्ट ऑफ जज कि क्या ये लोग नेक नियति से आ रहे हैं? हाउ डू यू गो थ्रू दैट? देखिए, नेक नियति तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। आप सिर्फ एक इंसान होने की हैसियत से जो चीज़ें समझ सकते हैं आप उन्हीं को देखेंगे। अगर बच्चा एडॉप्शन के लिए जा रहा है, यानी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजी एडॉप्शन है। वहाँ आसानी होती है कि वहाँ की गवर्नमेंट ही बहुत कुछ देख लेती है। जैसे अगर लेट्स सपोज कि अमेरिका से हमारा कोई पाकिस्तानी भाई आता है, वो इधर से आके ले जाना चाहता है, तो उनकी गवर्नमेंट इतना होमवर्क वहाँ कराती है कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो उनके लिए चीज़ आसान नहीं होगी। प्लस जब वो बच्चा यहाँ से वहाँ जाएगा तब भी वो गवर्नमेंट उसको देखेगी, चेक एंड बैलेंस रखेगी। कितनी दफ़ा तो घरों पर आते हैं वो लोग और चीज़ें चेक करते हैं, तो एक सहूलत है। अब हम अपने मुल्क पर वापस आते हैं, पाकिस्तान पर। कितने दुख से कहें कि यहाँ ये सारी जिम्मेदारी अगर इदारे की तरफ से जा रहा है वो बच्चा कहीं पे भी गार्डियनशिप के लिए या अडॉप्शन के लिए भी, तो ये उस इदारे की जिम्मेदारी है जो ये चेक करे कि जो ले जा रहा है वो कैसा है, और बाद में फॉलोअप भी यही रखेंगे। एक और चीज़, हमारे पास लोग जब आते हैं दोनों चीज़ों के लिए, अडॉप्शन या गार्डियनशिप, तो कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी मिल जाए, 1 घंटे का मिल जाए, 5 महीने का मिल जाए, 3 महीने का। उनके जहन में कॉन्सेप्ट यही होता है कि सामने वाले को, यानी पब्लिक को, उनके लोगों को पता ना चले। कई दफ़ा उनकी सोच होती है कि हमारी औलाद है या हमारी औलाद नहीं है। ये भी कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप चीज़ को रियलिटी पे रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, और ये सोचना कि बाद में इसको दुख हो, ये चीज़ इसको पता ज़रूर चलेगी। और न्यू बॉर्न बेबी, क्या सिर्फ वो ही बेआसरा होते हैं? क्या सिर्फ नौज़ायदा बच्चे ही सड़क पर फेंक दिए जाते हैं? ऐसा नहीं है। बच्चे किसी भी एज में छोड़े जाते हैं। मेरे पास 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, माँ बाप मर गए, वो भी तो यतीम यसीर हो गया ना, बेआसरा हो गया। तो खुदा के लिए नेकी को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, दिल को और वसत दीजिए। जब आप बात नेकी करते हैं तो उसमें सिर्फ अल्लाह को सामने रखिए। इतनी तमहीद बांधी, उन बच्चों को भी अडॉप्ट कीजिए, उन बच्चों की भी गार्डियनशिप कीजिए जो 5 साल के हैं, जो 10 साल के हैं, जिन्हें अभी भी ज़िंदगी चाहिए। दूसरी बात, कहीं से भी वो बच्चे ना लीजिए जो बहुत हसीन हैं, प्लीज़ उन बच्चों को भी लीजिए जो शक्ल में हल्के हैं। मैं एक केस अभी बताती हूँ। मेरे पास एक बच्ची का केस चल रहा है जो भी अमेरिका जाएगी। अल्लाह जो ले जा रहे हैं उनको ज़िंदगी दे, उस बच्ची को भी। उसकी आंखों में भी प्रॉब्लम है, एज भी उसकी 8-10 साल है, फिजिकली भी वो बच्ची थोड़ी सी वीक है। डिटेल नहीं बताऊंगी क्यों है, कुछ कैसे मेरे पास आई। वो उसको लेके जा रहे हैं, प्योर नेकी है। वो जो उसको पता है कि ले जाते ही इन्होंने, जब उसको अमेरिका ले जाएंगे उसकी आंखों का ऑपरेशन कराएंगे, इलाज कराएंगे। वो एज में बड़ी है, वो शक्ल में हसीन नहीं है, वो अल्लाह के लिए नेकी करें। लेकिन वो लोग जो कहते हैं आंखें नीली हो, हमारे जैसा कॉम्प्लेक्शन हो, हमसे ही मैच करते हुए हो, ये ना कीजिए। उन बच्चों के लिए और मुश्किल बढ़ती है, क्योंकि जब इदारे से सिर्फ हसीन बच्चे जा रहे होते हैं ना, दूसरे बच्चे मजीद कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। जब सिर्फ नौज़ायदा ही बच्चे जा रहे होते हैं तो उन बच्चों का क्या कसूर है? ये परसेंटेज कितनी है? कितने लोग होते हैं जो कि आके आपको कहते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि 10 लोग आते हैं तो उसमें से क्या परसेंटेज है जो कहते हैं कि नहीं हमें बेबी न्यूबॉर्न चाहिए, और क्या परसेंटेज है उन लोगों की जो कहते हैं कि 8% को न्यू बॉर्न चाहिए, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में अपने। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि बहुत छोटा सा आएगा ना बच्चा तो वो हमारा बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप नेकी करके देखिए, आप किसी को भी लेके जाएंगे वो आपका बन जाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी औलाद, आप धोखा दें उसको या सोसाइटी को, ये इवन अपने आप को भी। अरे क्लियर नेकी कर रहे हो, क्लियर दिल के साथ करो। आप देखो, और ये लोग जो इदारे में होते हैं, ये रिश्तों के इतने तरसे हुए हो कि आप इन्हें मोहब्बत दे रिश्ता बनाए। इनके पास तो रिश्ता दुनिया में होता ही नहीं है, ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप उनको अशेम करेंगे, आप उनको टारगेट करेंगे और उनको बार बार याद दिलाएंगे कि तुम ऐसे थे, हम तुम्हें यहाँ से लाए थे, या तुम्हारा एक जुमला,
इनको कहा जाता है कई दफ़ा कि तुम्हारा खून ही ऐसा था। देखिए ये जुमले मत अदा किया कीजिए, जब आप किसी को ले रहे हैं तो इन चीज़ों पे मत जाइए कैसा खून है। और इदारों से और सबसे सब जानते भी, लेकिन फिर मैं कह दूं ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हमारे ही मुल्क में होती है, ठीक है। जब आप ये फरीज़ा अंजाम दें कि आप किसी को किसी के हवाले कर रहे हों, और मैं पाकिस्तान में तो कहूँगी कि इदारे या जो भी उनकी फैमिली है उसको देखभाल के करे, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अब कोई कहे कि जी 1% होती है या 100 में से एक बच्चा जाता है, एक बच्चा भी क्यों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक इंसान भी क्यों। तो किसी भी ऐसी चीज को इग्नोर या निगलेक्ट ना कीजिएगा जिससे एक इंसान की जिंदगी को भी खतरा हो। आपके टॉपिक को कोशिश ये करूं कि कवर इस अंदाज में करूं कि जो मेरे 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसकी हर बारीकी को मैं मेंशन कर सकूं। एब्सोल्युटली। मुझे ज़िया साहब आप ये बताइए कि अभी आपने लीगल प्रोसेस का, गार्डियनशिप का जिक्र किया, ये प्रोसेस आपने कहा कि अब कोर्ट्स बहुत मोहतात हो गई हैं, ये कितना लंबा प्रोसेस है और कितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है? देखिए, इट्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कंट्री टू कंट्री है जी। मैंने, मेरा ख्याल है, अपनी लाइफ में बहुत सारे ये सारे केसेस किए हैं। वन केस वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज वो कह रहे थे कि यहाँ अडॉप्शन इस मुल्क में पाकिस्तानी बच्चा हो ही नहीं सकता उस कंट्री में। वो स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहा हूँ। तो हमारी एक पाकिस्तानी जो लेडी, शी वाज अ जर्नलिस्ट देयर, उन्होंने आके मुझे कहा कि भाई बच्चा मैंने अडॉप्ट करना है। मुझे हालांकि वहाँ से जो अडॉप्शन की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने कहा जी आप थाईलैंड से ले लें, फ़लानी जगह से ले लें लेकिन चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ, मुसलमान हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से बच्चा मैं अडॉप्ट करूँ। एंड शी वाज ट्रूली वांटेड दैट, ठीक है ना। तो हमने, उनकी सिस्टर एक लॉयर थी वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, फिर हमने उसको बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया। उसमें इतने स्टेप्स थे बिफोर गोइंग टू द गार्डियन कोर्ट कि वो बाद में एम्बेसी उनकी जो है ना, एक एक स्टेप पे जाके वो सर्टिफाई करते हैं कि ये कोई लोग जाली सर्टिफिकेट बना लेते हैं। जी, लोकल तो इजी हो जाता है। गार्डियनशिप में आप जाते हैं, आप जाके सारे एफिडेविट्स दाखिल करते हैं, दो जिनके पास कस्टडी होती है, जिनके पास नहीं है। अब कस्टडी शेल्टर के पास भी हो सकती है, किसी फैमिली के पास भी हो सकती है। और आपको ये भी मैं एक और बात बताऊं, इसके अलावा एक और जो एस्पेक्ट है वो लोगों को कम पता है कि ये जब ईदी साहब हयात थे तो ईदी साहब ने मुझे कहा था कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, उनका कोई आईडी कार्ड नहीं है। बच्चे बड़े हो गए और आईडी कार्ड नहीं है। एक बहुत बड़ा डिलेमा था ये कि किस तरह से करें। तो हमने फिर जो नादरा का जो एक्ट है उसको सारा हमने छाना और हम उस पर पिटिशन बना रहे थे। तो इतने में उन्होंने ख़त लिखा हुआ था एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, इफ्तिखार चौधरी साहब को। तो उन्होंने उसको एज अ सुओ मोटो ले लिया और उसके बाद वो उस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। तो जरदारी साहब ने कहा जी मेरा नाम सारे बच्चों के उसमें लगा दें एज अ गार्डियन। ईदी साहब ने कहा मेरा नाम लगा दें। फिर सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, आई वाज देयर, मैं उसमें शामिल था। तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको बहुत लंबी चौड़ी इस पर डिबेट हुई और फिर जो नादरा के लोगों ने जो उसका सलूशन निकाला वो बहुत अच्छा सलूशन था। वो ये था कि उन्होंने कहा अगर मुसलमान बच्चा या बच्ची होगी तो अल्लाह के 100 नाम हम कंप्यूटर में डालेंगे। क्योंकि अगर जरदारी का नाम दे देते या हम देते ईदी साहब का नाम तो वो स्टिग्मा अटैच ही रहता उसके साथ। क्योंकि वो गार्डियन अगर बनेंगे तो कहीं भी अगर कहीं नाम आएगा तो लोग कहेंगे ये बच्चा यतीम है या ये बच्चा इसको नाम दिया हुआ है। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन बाद में भी उसके साथ आ सकती थी। तो उन्होंने अब नादरा ने ये किया है कि ऐसे बच्चों को आईडी इशू करने के लिए, क्योंकि उनको जॉब चाहिए, बच्चे बड़े हो गए। क्योंकि एक केस में, बहुत पुरानी बात है, नई बात नहीं है ये, कि उसमें जी मैं देखें ये बातें जो सारी की सारी हैं ये काफ़ी, मतलब आई एम एक्चुअली क्वाइट कंसर्न कि काफ़ी सारी इसके अंदर लीगैलिटीज़ हैं बट ऑल्सो सॉल्यूशंस भी हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं इसको डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ ज़ियावान साहब बैठे हैं, आलिया भाभी बैठी हुई हैं। बात दोनों से हो रही है अडॉप्शन के बारे में। जल्दी से आलिया भाभी मुझे ये बताएं कि कौन लोग अडॉप्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं,
और कौन लोग आप डिस्क्वालीफाई कर देती हैं और क्या वजूहात होती हैं? सबसे पहले तो ये कह दूं ताकि बहुत सारे लोग ना आए सारिम बनी ट्रस्ट में इस सोच के साथ कि उन्हें ज़रूर बच्चा मिल जाएगा। ये सोच कर आए मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। बात इतनी सी है कि जब मैं किसी बच्चे के फ्यूचर का फैसला करती हूँ तो मेरी सारी मोहब्बतें, मेरी सारी एफर्ट्स बच्चे के साथ होती हैं। Of course. नहीं, बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि शायद कोई मुरव्वतन, कोई रियायतन, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक बच्चा होता है, मेरे पास शेल्टर होम में अमानतन बच्चे बहुत सारे हैं। अमानतन से मुराद ये कि माँ बाप गुर्बत की वजह से, डिवोर्स की वजह से या फैमिली नहीं रख रही, बच्चों को हमारे पास छोड़कर जाते हैं। वो 20-20 साल भी मेरे पास रहते हैं, लेकिन वो उन्हीं माँ बाप के नाम के साथ रहते हैं और फिर वो उनकी शादी हो कुछ हो, माँ बाप का ही फैसला चलता है। एडॉप्शन या गार्डियनशिप के लिए वो बच्चे होते हैं जिनका हमें पता होता है पीछे अब कोई आएगा ही नहीं या कुछ है ही नहीं, हमने रोड से उठाया या कहीं से भी आया। उनमें हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा वहाँ जाए जहाँ उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। एक बच्चे पे अगर मैं कहूँ कि हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं तो ये गलत ना होगा। लोगों के जहन में इसका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है कि आप बच्चा ले लीजिए और एक नेकी आप कर लीजिए। बच्चे की बेटरमेंट कहाँ होगी? वहाँ जहाँ सिर्फ दौलत नहीं होगी, जहाँ हमें पता चल, यानी एक चीज़ ऐसे हम देख लें कि मियाँ बीवी दोनों की एक अच्छी ज़िंदगी चल रही है, उनके पास औलाद नहीं है लेकिन वो बेहतर ज़िंदगी गुजारें। खुदा न खास्ता मुझसे बच्चा देते, आगे का किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हमें लगे कि इनमें ही डिवोर्स या सेपरेशन हो जाएगी तो बच्चा फिर सिंगल पेरेंट के साथ रह जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि जिस फैमिली में जाए वहाँ लड़ाई झगड़े ना हो, वो मिल के मोहब्बत से अपना वक्त गुजारें। फिर वही कहूँ, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा होता। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जहाँ इसकी तालीम वगैरह बहुत अच्छी हो सके, जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई होती हैं उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट की सिलेक्शन की जाती है। फिर एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, या एडॉप्शन तो नहीं सॉरी गार्डियनशिप पे हम क्या करते हैं, उस बच्चे के नाम 10 लाख रुपए या उससे उसी के मुताबिकत से कोई चीज़ कोर्ट में उसके नाम की जाती है। इदारे की ना कोई फीस है, ना इदारे के पास उस पैसे का कोई लेना देना है। अच्छा। वो चीज़ कोर्ट में होगी। जो लोग सुन रहे हैं वो समझ लेंगे कि कोर्ट के पास कोई चीज़ रखवाने का मतलब ये कि कोई दुनिया की ताकत वहाँ से वो नहीं निकाल सकती। वो उस बच्चे के नाम होगा और बच्चा भी जब 18 साल का होगा तो उसको वो चीज़ मिलेगी। तो वो लोग जो कि कहते हैं ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में है कि एक पर अगर एक फ्री है या सेल है तो लोग बिल्कुल जौक दर जौक आते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, ये इंसान है, ये बच्चा है, इसको इसी तरह ट्रीट करें। जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई इनको तो क्यों पैसा बच्चे के नाम करें, पता नहीं कल बच्चा चला जाए, पता नहीं हमें छोड़ दे, तो भाई अगर आपके पास इतना बड़ा दिल नहीं है, हम अपनी औलाद को भी तो सब कुछ देते हैं, तो आप इस नेकी की तरफ क्यों आते हैं? और ये मैं इसलिए कह रही हूँ पाकिस्तान में ये ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में जो कानून है उसके मुताबिक, इवन मजहब में भी, आपकी प्रॉपर्टी में से आपके मरने के बाद उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप उसको कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी दें। फिर अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप इतना बड़ा दिल करिए ना, हम अपनी औलाद को जब देते हैं तो हम उसके नाम भी कुछ करें। और अगर किसी के पास फ्यूचर देने का दिल नहीं है या अपनी प्रॉपर्टी में से उसको कुछ देने का दिल नहीं है तो फिर आप इसको नेकी ना समझिए। जो बच्चे एडॉप्शन के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। वजह वहाँ की गवर्नमेंट ही बच्चे को ओन कर लेती है, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। मैंने वो वक्त भी देखा है कि बच्चे लेकर गए, इदारे को 30 साल से ज़्यादा हो गए ना साइंस साहब की टीम को, कि बच्चे ले गए, ले जाने के बाद 10 साल बाद 15 साल बाद ये कह के निकाला या ये कह के वापस छोड़ दिया या उसका ख्याल छोड़ दिया कि ये तो खून ही अच्छा नहीं था। भाई खून सारे अच्छे होते हैं, अगर आपके अंदर इतना करेज है कि अपनी तरबियत पे आप भरोसा कीजिए तो आप फिर ये काम कीजिए, वरना वो बच्चा जहां पल रहा है वो वहीं बेहतर है। क्योंकि जो बच्चा या जो इंसान एक बेहतर जिंदगी देख लेता है फिर उसके लिए वापस मुड़ना बहुत मुश्किल होता है। आंखें नजारा दिखा दें, आंखें आपको सारी हकीकतें दिखा दें, फिर पलटना मुमकिन नहीं है। ये पॉलिसी है, बच्चे की बेटरमेंट की पॉलिसी है, और फिर फॉलोअप मुस्तकिल इदारा रख रहा होता है कि इसके, और फॉलोअप में यही देखा जाता है कि वो बेहतर इंसान बन रहा है, उसकी तालीम हो रही है, उसकी तरबियत हो रही है, और ये पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। ज़िया साहब, आपसे अगला सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या अभी आपने बोला कि गार्डियनशिप का वो होता है, मगर कभी आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट कि अगर किसी ने गार्डियनशिप कोर्ट ने अवॉर्ड कर दी किसी अडॉप्टेड बच्चे की, तो अगर उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स आके उसको कंटेस्ट करें तो किसके पास हक होगा? गार्डियन के पास हक होगा या बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास? देखिए, ये तो एक बैटल है। अगर माँ बाप ने खुद दिया है तो फिर वो भी एक इशू आता है, माँ बाप ले तो सकते हैं बिकॉज इफ़ दे आर बायोलॉजिकली, अगर दे आर पेरेंट्स तो अल्टीमेटली। लेकिन अगर माँ बाप का बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, मिसाल के तौर पे कई दफ़ा होता है कि ड्रगीज़ होते हैं जी, कोई ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उस सूरत में तो कोर्ट का काम क्या है? मैं आपको बताऊं, कोर्ट का सिर्फ एक काम है, हमारे जो गार्डियन वार्ड एक्ट उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का केस कोर्ट में जाता है तो इट मीन्स के कोर्ट बिकम अ गार्डियन ऑफ द चाइल्ड।
टू डिसाइड वेयर द वेलफेयर इज, कहाँ पे बच्चे की वेलफेयर है, वो उन्होंने ये डिसाइड करना है। उन्होंने माँ या बाप भाई चचा मामू ये सारी चीज़ें नहीं डिसाइड करनी, उन्होंने देखना है कि बच्चे का कहाँ पे वेलफेयर है, बच्चे की लाइफ कहाँ बेहतर हो सकती है। सो हम एज अ लॉयर वहाँ पे ये पॉइंट्स देते हैं कि कहाँ पे बच्चा बेहतर होगा। तो एक तो ये, दूसरा मैं आपको बताऊं कि देखें ये हज़ारों, ये सारिम बरनी ट्रस्ट या ईदी ट्रस्ट या बाकी जो हैं, ये 1% बच्चे भी नहीं हैं यहाँ। जितने बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप देखें जिनको के पेरेंट्स की ज़रूरत है, जिनको उनका पेरेंट जो है उन होना तो स्टेट को चाहिए जी। और बात यह है कि इस पे बाकायदा अथॉरिटीज़ बननी चाहिए, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ बननी चाहिए। एब्सोल्युटली आई कि जो बच्चे को जब अडॉप्शन हो जाए, अडॉप्शन पे भी लॉ बनना चाहिए, और अडॉप्शन हो जाए तो उसके बाद उसका फॉलो अप, उसकी एजुकेशन, उसका हर साल जो है ना अथॉरिटी का जाके पता करना या उसको पूरी रिपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें उसके फॉलो अप के साथ होनी चाहिए, जो नहीं है। हमें हमारे मुल्क में लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे उलमा को ये सोचना चाहिए कि ये एक लाखों में हैं ये बच्चे, ये बच्चे 100 नहीं है। एक जुमला में ये कह दूं कि जब भी ये कानून साजी हो तो प्लीज़ उन लोगों को ऑन बोर्ड ज़रूर रखिएगा, उन इदारों को जिनका तजर्बा बहुत है। कानून दान के पास कानून होता है, लेकिन इदारे के पास कानून, इमोशंस, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें ऑन बोर्ड रखेंगे तो बेहतर कानून भी बन सकता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच ज़िया साहब, थैंक यू सो मच आलिया भाभी, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको कुछ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ दो बहुत इंस्पायरिंग मेहमान बैठे हुए हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। हमारे साथ बैठे हुए हैं उस्मान राशिद, ये सोशल वर्कर हैं और कार शोरूम ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनके बराबर में हमारे साथ बैठे हुए हैं फरहान यूसुफ, जो कि राइटर भी हैं, अडॉप्शन एडवोकेसी स्पीकर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, फैशन मॉडल भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑथर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मैं मेरे ख्याल में नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि उस्मान एंड फरहान दोनों अडॉप्टेड यंग मैन हैं। उसके बारे में मेरे ख्याल में लेट्स जस्ट टेल द नाज़रीन अबाउट इट लिटिल बिट। उस्मान, आप मुझे पहले बताइए कि व्हाट एज डिड यू फाइंड आउट यूर अडॉप्टेड और कैसा लगा जब आपको पता चला? मैं आई थिंक सो मैं 14 का था जब मेरे एक प्रैंक कॉल मेरे घर पे आई थी मेरे फादर को, जब उन्होंने कहा था कि हम आपके बच्चे को सब कुछ बता देंगे। मैं स्कूल से आया था उसी वक्त घर पे, तो मेरे फादर ने बोला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने मुझे साइड में बिठाया और मुझे बताया, बस उसी दिन मुझे बताया कि हमने तुम्हें कहीं से अडॉप्ट किया था। उस वक्त ये नहीं बताया कि कहाँ से किया था, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि अडॉप्ट किया था, और बस एक ही बार हमारे घर में इस बारे में बात हुई थी, आज तक उस बारे में बात नहीं हुई। ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे तो बहुत घर से बहुत सपोर्ट मिला, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ओके, मेरी लाइफ बहुत 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 अच्छी है माशाल्लाह, और क्या होती और क्या है, मैं तो सोच के भी, क्योंकि मेरा सोशल वर्क का भी काम है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्या होती और क्या है, बहुत बड़ा फ़र्क है। वजह से क्या ये वजह बनी ये जानना आपके सोशल वर्क करना? नहीं, बेसिकली सोशल वर्क तो मैंने लॉकडाउन में जो कोरोना कोविड की वजह से, पहले मैं अभी पैसे ही देता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देने के बजाय, मेरा सर्कल काफ़ी बड़ा है, शोरूम है, दोस्त हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, तो मैंने सोचा कि कोशिश करते, तो एक आध बार मैंने केस लगाया, वो सॉल्व हो गया। फिर अब मैं बहुत केसेस डेली की बेसिस पे केसेस करता हूँ, जो कि 5 से 6 केस होते हैं, जिसमें मेडिकल, शादी, हॉस्पिटल और इस तरह की जितने भी पढ़ाई, एजुकेशन हो गया, रेंट हो गया, पैरालाइज्ड फैमिलीज़ हैं, बेवा औरतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस बहुत सारे और डेली के मतलब 4-5 केस हम सॉल्व करते हैं। 300-400 फैमिलीज़ हमारी पर्सनल हो गई जिनके मंथली फिक्स्ड है कि वहाँ जाता है राशन वगैरह। बहुत अच्छी बात है। फरहान, आप मुझे बताएं कि क्या जर्नी थी, आपको कब पता चला कि आप अडॉप्टेड हैं और क्या रिएक्शन थी, आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह बताया? अच्छा, मेरा तो एक्सपीरियंस टोटली थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं 8 साल का था जब मुझे पता चला, 9 साल का होऊंगा टू बी मोर ओल्डर, और मेरी जर्नी कोई ख़ास इतनी प्लीजेंट नहीं शुरू हुई थी।
मुझे घर वालों ने नहीं बताया था कि मैं अडॉप्टेड हूँ, मुझे पता चला बाहर वालों से, और वो जिस तरीके से पता चला वो थोड़ा सा प्लीजेंट नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा रिलेशनशिप मेरे फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, और अभी भी आई थिंक कि अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ वुड आई हैव नॉट बीन अडॉप्टेड, और अगर मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया है गैस, तो अगर ये ना होता तो आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रियली हैड सपोर्टिव पेरेंट्स हु अडॉप्टेड मी। तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ इस बारे में, एंड यू नो इट्स नॉट बीन ईजी फॉर मी, लेकिन मुझे ये महसूस हो, मतलब कि 9 साल की जब उम्र में मुझे ये पता चला तो आई डिड अप्रोच माई पेरेंट्स, एंड माई पेरेंट्स वर टोटली शॉक्ड, क्योंकि उनके जहनो गुमान में भी ये नहीं था कि मुझे कभी पता चलेगा। तो जब मुझे पता चला एंड जब मैंने उन्हें अप्रोच किया तो वो काफ़ी अपसेट हुए। जब वो अपसेट हुए तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो अपसेट हो रहे हैं। देन आई डिडंट आस्क देम। देन 14-15 साल की एज में उन्होंने ख़ुद ने मुझे एक दिन बिठाया, उन्होंने मुझसे बात की, एंड आई टोल्ड देम कि मुझे पता है, एंड दे वर सो शॉक्ड कि कैसे पता चला। मैंने कहा मुझे XYZ से पता चला, और यू नो दे वर क्वाइट शॉक्ड कि मैंने अपने ही अंदर इस चीज़ को काफ़ी अरसे से रखा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस भी है, आप कह लें कि एक मैसेज भी है, एक आई वुड से कि एक लर्निंग जर्नी है, वो ये है कि जब आप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आप उस बच्चे को बता दें, ऑब्वियसली आप पहले ही बता दें आप, क्योंकि मैं अब ये भी नहीं कह रहा कि आप बच्चा लेकर आएँ घर और उसके ऊपर बम फोड़ दें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपका बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि आपको लगे कि उसका एक्सपोजर बाहर की दुनिया में ज़्यादा हो रहा है, या आपके मतलब कि फ़ैमिली, ऑब्वियसली क्योंकि फ़ैमिली भी होती है, फ़ैमिली में रिश्तेदार भी होते हैं, तो आप अपने बच्चे को वहीं से बेबी स्टेप से जो है ना, ट्राई एंड स्टार्ट इन्फॉर्मिंग योर चाइल्ड, और ट्राई एंड गिविंग हिम स्मॉल स्टोरीज़ टू प्रिपेयर हिम मेंटली। कि जो अचानक वाला बम जब आता है ना हमारे ऊपर, तो वो फिर बहुत हिला देता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आते हैं ना हमारे अंदर कि भाई ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन। इफ़ यू लुक एट इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एब्सोल्युटली, और एक बच्चे के दिमाग के लिए बहुत मुश्किल होता है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे दो बहुत इंस्पिरेशनल और ज़बरदस्त किस्म के यंग मैन बैठे हुए हैं। हमारे साथ उस्मान रशीद भी हैं और फरहान यूसुफ भी हैं। दोनों अपनी अडॉप्शन की जो स्टोरीज़ हैं वो शेयर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अभी हमने डिस्कस किया कि आप लोगों को किस तरह पता चला। आपकी बहुत पॉजिटिव स्टोरी थी, और फरहान आपको बाहर से पता चला, एंड दैट लेड टू प्रॉब्लम्स in between till the time your parents talked about it. Yes, I assume. right. मुझे बताएं कि कभी आपको कोई challenges मिले सोसाइटी में? आप दोनों से ये सवाल है बेसिकली। बहुत सारे मिले। हाँ, मुझे भी मिले हैं इसमें। हाँ, मेरे फादर की डेथ हुई थी 2008 में, और जस्ट 1 घंटा ही हुआ था मेरे फादर की डेथ को, जिसमें मेरे ख़ानदान, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का पर्टिकुलर, क्योंकि शायद कोई देख ले, तो उन्होंने मेरी अम्मी को ये कहा था कि तुम्हारे दोनों बच्चे नामहरूम हैं तो इनके हाथ में प्रॉपर्टी नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ था मेरी फादर की डेथ को, और आप लोगों को प्रॉपर्टी की पड़ी हुई है। तो बस वो अच्छा ही लगा कि मतलब जो ख़ानदान वाले सोचते हैं, और उस दिन के बाद से हमने कभी ख़ानदान से मैं टच में भी नहीं रहा। बहुत सही किया, एब्सोल्युटली ऐसा ही करना चाहिए था। मेरे चैलेंजेस काफ़ी अलग हैं। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि लोग मुझे एक्सेप्ट तो कर लेते थे, फॉर एग्जांपल इवन इन द फैमिली, लेकिन कब वो निगाहें, वो नज़रें, वो सवालात जो उनके चेहरों पे मुझे नज़र आते थे वो शायद किसी और को नज़र नहीं आते थे। और एक कन्फ्यूजन भी था मेरे चेहरे पर, जब तक मुझे पता नहीं चला था कि ऐसा क्यों है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, ऐसा क्यों है कि मुझे एक बड़ी हैंडीकैप तरीके से देखा जाता है, या फिर कोई अलग तरीके से देखा जाता है। यू नो, जब आपको कोई देखता है तो एक तरीका होता है देखने का, एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू द वाइब कि आपको कैसे देखा जा रहा है। और जब मुझे पता चल गया तो मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, एंड देन आई नेवर बॉदर्ड अगेन। लेकिन ये है कि एक्सेप्टेंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वालिद साहब के डेथ से पहले भी और बाद।
मुझे अभी आप दोनों एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, आप और दोनों आप लोग अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की, अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे थे, माँ बाप की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से तो लव था सिर्फ, आई गेस। यस एग्जैक्टली। मगर एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि रिश्तेदार जो होते हैं, खालाएँ, फूफियाँ, चाचे, मामे, व्हाटएवर, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, वहाँ पर आई नो दिस कि ये प्रॉब्ली होता होगा कि कोई ना कोई एक स्लिप अप करता होगा, कोई पिन करता है, कोई पिन करता होगा और बहुत बुरा लगता होगा। एज ए चाइल्ड तो और भी ज़्यादा, एज एन एडल्ट आई थिंक हम इक्विप्ड होते हैं, बट उस पॉइंट पर आपके पेरेंट्स उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? मेरे तो जब कॉल आई थी, मैंने आपको बताया प्रैंक कॉल आई थी, तो मेरी अम्मी तो बहुत, मैं जब स्कूल से आया तो ऐसे वो लोग परेशान थे जैसे मैं उनको छोड़ के चला जाऊँगा। जब उन्होंने मुझे बताया तो काफ़ी, मतलब जिस तरह से बताया था, रो के बताया, और काफ़ी मुझे हक वगैरह भी किया जब बताया था। मैं तो छोटा 13 साल 14 साल का था, उस वक्त मुझे इतना ही समझ आया, लेकिन जब मैं 18 का हुआ, मेरा NIC बना, तो मेरे फादर ने जिस तरह से मुझे हक किया था, तो फीलिंग्स एक अलग ही थी। ज़बरदस्त। आई थिंक वही इनसिक्योरिटी फैक्टर बहुत मैटर करता है, और आई थिंक हमसे ज़्यादा जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, उनसे हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो हमें अडॉप्ट करते हैं, वो इनसिक्योर ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं हमें छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये वापस वहाँ ना सारे बच्चों के लिए मेरे ख्याल में इस ज़माने में तो सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फरहान, थैंक यू सो मच उस्मान, आप दोनों का आने का। जाते जाते अगर आप एक ऐसा मैसेज देना चाहें जो कि अडॉप्टेड बच्चे को कभी नहीं कहना चाहिए, अगर एक छोटा सा लाइन, आई डोंट हैव एनी टाइम, यू आर अडॉप्टेड, ये नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। ओके। मेरे हिसाब से अगर अडॉप्ट हैं भी तो किसी को इसमें कोई, मतलब कोई बुरी बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। आप भी अडॉप्ट, कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उल्टा आपको बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। आजकल बच्चे काफ़ी, मतलब आप प्रॉपर्टी देखें कितनी है हमारी कंट्री में, तो अगर एक बच्चा अगर एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है तो उसमें कोई बुरा नहीं है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का और अपनी स्टोरी शेयर करने का। इसी के साथ हमारे पास आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। आई होप कि आज के प्रोग्राम से अगर आपके सवाल आते हैं कोई दिमाग के अंदर कि क्या हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और इसको फिर टैकल किस तरह करना है, इसको पॉजिटिव किस तरह करना है, और अपने लिए और अपने आने वाले बच्चे के लिए इसको बेहतर कैसे बनाना है, आई होप वो सारे के सारे जवाबात आपको मिल गए हों। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।